हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्रेष्ठास लर्निंग सेंटर में। आज की हम इस वीडियो में बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर की इकोनॉमिक्स की क्लास करेंगे। इकोनॉमिक्स की चैप्टर 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत पार्ट 2 का चैप्टर 1 एकाधिकार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एकाधिकार के आज हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे। एकाधिकार की परिभाषा, एकाधिकार की विशेषता और एकाधिकार के प्रकार। ये वीडियो पार्ट 1 है, इसके और भी पार्ट आगे आएंगे। तो आज हम इन तीनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला टॉपिक है एकाधिकार की परिभाषा। अब हम समझेंगे कि एकाधिकार क्या होता है। एकाधिकार नाम से हम थोड़ा सा गेस करते हैं क्या हो सकता है। नाम से जैसे कि पता चल रहा है एक अधिकार, तो नाम से थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा कि एक अधिकार में सिर्फ एक का अधिकार होता है। अब एकाधिकार को इंग्लिश में मोनोपोली कहते हैं। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, अब ये समझते हैं। मोनो का मतलब होता है एक और पोली का मतलब होता है विक्रय। अब विक्रय कौन करता है? विक्रेता। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मोनोपोली का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? एक विक्रेता। एकाधिकार बाजार में एक ही विक्रेता होता है जिसका पूरे के पूरे बाजार पर नियंत्रण होता है। एकाधिकार बाजार में विक्रेता ही कीमत को निर्धारित करता है और कीमत को निर्धारित करने के बाद वही कीमत को स्वीकार भी करता है। एकाधिकार बाजार में फर्म और उद्योग में कोई भी अंतर नहीं पाया जाता। ऐसा किस लिए होता है, अब ये समझते हैं। क्योंकि जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एकाधिकार बाजार में क्या होता है, सिर्फ एक ही विक्रेता होता है। इसी कारण एकाधिकार बाजार में फर्म ही उद्योग होता है। तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है एकाधिकार की विशेषताएं। अब हम एकाधिकार की विशेषताएं पढ़ेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा, एकाधिकार क्या होता है, अभी हमने वो पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि वही एकाधिकार की क्या क्या विशेषताएं होती है। एकाधिकार की पहली विशेषता है एकमात्र विक्रेता। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि एकाधिकार बाजार में सिर्फ एक ही विक्रेता होता है, तो इसीलिए एकाधिकार बाजार की ये विशेषता हुई। एकाधिकार बाजार में एक ही विक्रेता होता है जिसका संपूर्ण बाजार पर नियंत्रण होता है। एकाधिकार बाजार की दूसरी विशेषता है निकट प्रतिस्थापन का अभाव। इस बाजार में निकट प्रतिस्थापन नहीं पाया जाता। अब इस बाजार में जैसा कि हमने पहले पढ़ा एक ही विक्रेता होता है, तो अब इस एक विक्रेता का अस्तित्व कब तक बना रहेगा, पहले ये जानते हैं। इस एक विक्रेता का अस्तित्व तब तक बना रहेगा जब तक बाजार में बेची जाने वाली वस्तु का कोई भी निकट प्रतिस्थापन उपलब्ध ना हो। तो इस तरह से एकाधिकार की एक विशेषता क्या हो गई, निकट प्रतिस्थापन का अभाव। एकाधिकार बाजार की तीसरी विशेषता है फर्मों के प्रवेश पर रोक। इस बाजार में फर्मों के प्रवेश पर रोक होता है या फिर नियंत्रण होता है या फिर प्रतिबंध होता है, हम कुछ भी कह सकते हैं। अब इस बाज़ार में फर्मों के प्रवेश पर रोक, नियंत्रण या प्रतिबंध क्यों होता है, पहले ये समझते हैं। इस बाज़ार का मुख्य लक्ष्य होता है अपने लाभ को अधिकतम करना। तो अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उन्हें कंपटीशन कम करना पड़ेगा, इसीलिए वो बाज़ार में फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध कर देते हैं। यदि अन्य फर्म बिना किसी रोक टोक के बाज़ार में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, इनका जो अधिकतम लाभ प्राप्त करने का लक्ष्य है वो संभव ही नहीं हो पाएगा, वो ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए वो फर्मों के प्रवेश पर रोक लगा देते हैं। तो इस तरह फर्मों के प्रवेश पर रोक एकाधिकार बाज़ार की एक विशेषता हुई। एकाधिकार बाज़ार की चौथी विशेषता है अधिकतम लाभ का लक्ष्य। जैसा कि अभी हमने फर्मों के प्रवेश पर रोक पर पढ़ा था कि एकाधिकार बाजार का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, अधिकतम लाभ प्राप्त करना। अब देखो इसकी विशेषता में चौथे पॉइंट में यही आ गया कि इस बाज़ार का लक्ष्य क्या होता है, अधिकतम लाभ प्राप्त करना। इस बाज़ार में एक ही विक्रेता होता है, उसका लक्ष्य क्या है, अधिकतम लाभ प्राप्त करना। अब एकाधिकार बाज़ार को अधिकतम लाभ की प्राप्ति तभी होगी जब इस बाज़ार में अन्य फर्मों के प्रवेश पर नियंत्रण हो। तो इस तरह अधिकतम लाभ का लक्ष्य भी एकाधिकार बाज़ार की एक मुख्य विशेषता हुई। एकाधिकार बाज़ार में एक विशेषता ये भी है कि इसमें पूर्ति वक्र नहीं बनता। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एकाधिकार बाज़ार में पूर्ति वक्र का अभाव होता है। अब ऐसा किस लिए होता है ये समझेंगे। एकाधिकार बाज़ार में पूर्ति वक्र का अभाव इसलिए होता है क्योंकि इस बाज़ार में एकाधिकारी का वस्तु की कीमत और पूर्ति पर पूरा नियंत्रण होता है। ये तो हमें पता ही है क्योंकि हमने पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि एकाधिकारी वस्तु की कीमत निर्धारित करता है। अब चूँकि एकाधिकार बाज़ार में एक ही विक्रेता होता है जिसका पूरे बाज़ार पर नियंत्रण होता है और प्रतियोगिता का स्तर भी शून्य है, तो वही विक्रेता पूर्ति पर भी नियंत्रण करेगा। बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ वास्तु लिखा हुआ है बल्कि यहाँ पे वस्तु आना चाहिए।
आप लोग इसे ठीक कर लेना, वास्तु की जगह वस्तु लिख लेना। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एकाधिकारी वस्तु की कीमत और पूर्ति पर कैसे नियंत्रित करता है। अब एकाधिकारी क्या करता है, अलग अलग कीमतों पर एक समान मात्रा को विक्रय कर सकता है। मतलब वो अलग अलग प्राइसेस पर सेम क्वांटिटी को विक्रय कर सकता है और एक समान कीमत पर, कीमत नहीं बदल रही, एक ही समान कीमत पर अलग अलग मात्रा का विक्रय कर सकता है। एकाधिकारी इस तरह कीमत और पूर्ति पर नियंत्रण करता है। इसी वजह से एकाधिकार बाजार में पूर्ति वक्र नहीं बनता, पूर्ति वक्र का अभाव होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एकाधिकार के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे कि एकाधिकार कितने तरह के होते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, एकाधिकार 8 तरह के होते हैं। पूर्ण एकाधिकारी, अपूर्ण एकाधिकारी, निजी एकाधिकार, सार्वजनिक एकाधिकार, साधारण एकाधिकार, विभेदात्मक एकाधिकार, प्राकृतिक एकाधिकार और कानूनी एकाधिकार। अब हम इन्हीं 8 एकाधिकार के प्रकार को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। अब हम एकाधिकार के जो 8 प्रकार हैं, इन्हें टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। पहले पूर्ण एकाधिकारी के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपूर्ण के बारे में, फिर निजी एकाधिकार, फिर सार्वजनिक, फिर साधारण, ऐसे ही फिर विभेदात्मक, फिर प्राकृतिक और फिर कानूनी एकाधिकार। इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे पूर्ण एकाधिकारी के बारे में कि पूर्ण एकाधिकारी होता क्या है। जब किसी बाज़ार में किसी वस्तु और सेवा का विक्रय एक ही विक्रेता के द्वारा होता है तो उसे पूर्ण एकाधिकार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही विक्रेता का पूरे बाज़ार पर नियंत्रण है, तो इसीलिए पूर्ण एकाधिकारी हुआ वो। इस स्थिति में प्रतियोगिता का स्तर शून्य होता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि एक ही विक्रेता होता है, तो अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए कंपटीशन को तो ज़ीरो रखेगा ना, ताकि उसका लाभ अधिकतम होता रहे। इस तरह पूर्ण एकाधिकारी को शुद्ध एकाधिकार भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही विक्रेता है, इसीलिए पूर्ण एकाधिकारी और शुद्ध एकाधिकार एक ही हुआ। दूसरे एकाधिकार के बारे में पढ़ेंगे अब, अपूर्ण एकाधिकार। अभी हमने थोड़ी देर पहले पूर्ण एकाधिकार के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अपूर्ण एकाधिकार क्या होता है। जब बाज़ार में किसी वस्तु और सेवा का विक्रय एक ही विक्रेता के द्वारा होता है। अब यहाँ पे भी बच्चों को कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है कि पूर्ण एकाधिकार में भी तो हमने यही पढ़ा था कि एक विक्रेता होता है, तो इसमें क्या ऐसा अलग है कि अपूर्ण एकाधिकार में भी तो यही बोला जा रहा है कि एक ही विक्रेता होता है। लेकिन अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड में, लेकिन बाज़ार में प्रतियोगिता का स्तर शून्य नहीं होता। अपूर्ण में क्या होता है, बाज़ार में प्रतियोगिता का स्तर शून्य नहीं होता। यही ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पूर्ण एकाधिकार में क्या था, कंपटीशन का जो स्तर था वो शून्य था, वहाँ पे कंपटीशन ही नहीं था। लेकिन जो अपूर्ण एकाधिकार है, इसमें कंपटीशन का जो लेवल है वो शून्य नहीं होता। यहाँ पे मतलब कंपटीशन पाया जाता है थोड़ा बहुत। अपूर्ण एकाधिकार बाज़ार में वस्तु का निकट प्रतिस्थापन उपलब्ध होता है। तो इन शॉर्ट, जिस बाज़ार में प्रतियोगिता का स्तर शून्य नहीं हो और बाज़ार में वस्तु का निकट प्रतिस्थापन उपलब्ध हो और बाज़ार में एक ही विक्रेता हो, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, अपूर्ण एकाधिकार। बच्चों यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, वास्तु की जगह वस्तु कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि निजी एकाधिकार क्या होता है। निजी एकाधिकार, जब एकाधिकार बाज़ार का नियंत्रण, स्वामित्व और प्रबंधन निजी व्यक्तियों या फिर फर्मों के द्वारा किया जाता है, तो उसे निजी एकाधिकार कहा जाता है। इस तरह के एकाधिकार आमतौर पर सरकार के द्वारा स्वीकृत नहीं किए जाते। सिंपल है, क्योंकि ये पर्सनल लेवल पर किया जा रहा है, तो बाज़ार पर निजी व्यक्ति या फिर फर्मों द्वारा प्रबंधन होगा, नियंत्रण होगा और उन्हीं निजी व्यक्तियों या फर्मों का स्वामित्व भी होगा बाज़ार पे। तो इस तरह के एकाधिकार में जो सरकार है वो अपनी स्वीकृति, सहमति नहीं देता है, वो निजी व्यक्तियों के द्वारा ही चलाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सार्वजनिक एकाधिकार के बारे में। जब बाज़ार का नियंत्रण, स्वामित्व और प्रबंधन राज्य या सरकार के द्वारा किया जाता है, तो सार्वजनिक एकाधिकार कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिकतम कल्याण करना होता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सरकार कार्य कर रही है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण करना चाहेगी। सार्वजनिक एकाधिकार सबसे ईजी टॉपिक है समझने के लिए, बहुत ज़्यादा ईजी है ये। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साधारण एकाधिकार। अब हम साधारण एकाधिकार के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, जब बाज़ार में किसी वस्तु का विक्रय एक समान कीमत पर
सभी उपभोक्ताओं या क्रेताओं को किया जाता है तो उसे साधारण एकाधिकार कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि इसमें जो कीमत है वो एक समान ही रहेगी, वो बदलेगी नहीं, एकदम स्थिर रहेगी कीमत। सेम प्राइस पे जब किसी वस्तु का विक्रय सभी उपभोक्ताओं को कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? साधारण एकाधिकार। और इस एकाधिकार में कीमत विभेद नहीं किया जाता, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एक समान ही कीमत रहती है, तो कीमत विभेद तो होगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विभेदात्मक एकाधिकार। जब बाज़ार में एक समान वस्तु का विक्रय अलग अलग कीमत पर किया जाता है और उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमतें वसूल की जाती है तो इसे विभेदात्मक एकाधिकार कहा जाता है। अब ये साधारण एकाधिकार के बिल्कुल अपोजिट है। साधारण एकाधिकार में क्या था? कीमतें स्थिर थी, लेकिन विभेदात्मक एकाधिकार में अलग अलग कीमत है, यानी कि उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमतें वसूल की जाती है। कोई वस्तु बेचने के लिए किसी वस्तु का जब विक्रय करना होता है तो उसकी अलग अलग कीमत ली जाती है उपभोक्ताओं से। नाम से ही पता चल रहा है विभेदात्मक। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसकी नेक्स्ट पार्ट चाहिए, पार्ट 2 चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक एकाधिकार। जब एकाधिकार की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से किसी विशेष स्थान पर उपलब्ध कच्चे माल की उपलब्धता के कारण हो जाती है तो उसे प्राकृतिक एकाधिकार कहते हैं। प्राकृतिक एकाधिकार आमतौर पर सार्वजनिक रूप से आवश्यक वस्तुओं की स्थिति में विद्यमान होती है। अब ये जो सार्वजनिक रूप से आवश्यक वस्तु है वो कौन कौन सी होंगी? जैसे कि बिजली, पानी, टेलीफोन सेवा, ये सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल की जाती है। तो इन सब स्थिति में प्राकृतिक एकाधिकार की स्थिति विद्यमान होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कानूनी एकाधिकार। अब हम पढ़ेंगे कि कानूनी एकाधिकार क्या होता है। जब एकाधिकार की उत्पत्ति कानूनी अधिकारों जैसे कि पेटेंट अधिकार, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन सब के कारण इसकी उत्पत्ति होती है तो उसे कानूनी एकाधिकार कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।